और आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो लेट्स स्टार्ट। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हम, ठीक है, और क्लियर करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स। ओके, सो एज वी हैव रेड अर्लियर, ऑक्सीजन O2 is utilized by organism to indirectly break down nutrient molecules like glucose and to derive energy for performing various activities। अब इसका मतलब क्या है? हमें पता है कि जो O2 है उसको हम डेराइव करते, उसको हम यूटिलाइज करते हैं कैसे? जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया हमारे पास, क्लियर हो गया। अब इसको क्या करोगे आप? ग्लूकोज से क्या डायरेक्टली एनर्जी फॉर्म कर सकते हो? नहीं, हम बहुत सारी, इसके बीच में बहुत सारी स्टेप्स होंगे, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट, आगे दूसरा मॉलिक्यूल, फिर दूसरा मॉलिक्यूल, इस तरीके से इसका इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन होके हम एटीपी एनर्जी फॉर्म करेंगे। उसके बाद उस एनर्जी को हम यूज करेंगे, क्लियर हो गया, बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए। तो ये कहा है इन्होंने, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का, जो हम रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल वो भी रिलीज आउट हो जाता है इन द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब जो ये इतना है, ये क्या है आपका? रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन मतलब क्या है? रेस्पिरेशन मतलब O2 को अंदर लेना या फिर CO2 को बाहर छोड़ना नहीं है। रेस्पिरेशन मतलब है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अलग अलग स्टेप्स में इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करके एटीपी या एनर्जी का सिंथेसाइज करके उस एनर्जी को यूटिलाइज करके अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करना, ये आपका रेस्पिरेशन है। और कैटाबॉलिक रिएक्शंस वो होती है जब किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा होगा, और एनाबॉलिक जब किसी चीज का समअप होके कोई चीज बन रही है। क्लियर हो गया, इसलिए ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, रेस्पिरेशन। It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells। जो ऑक्सीजन है वो continuously cells को मिलती रहनी चाहिए, और जो CO2 है वो सेल से रिलीज आउट होती रहनी चाहिए। इस प्रोसेस को, एक्सचेंज ऑफ O2 विथ CO2, इसको क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्लियर हो गया। रेस्पिरेशन क्या हो गया? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मिंग एटीपी और उसका यूटिलाइजेशन। और ब्रीदिंग क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया O2 और CO2 का, गैसेस का एक्सचेंज। इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 इज योर ब्रीदिंग। इज दिस थिंग क्लियर? Which is commonly called known as respiration। Place your hand on the chest, chest up down होगा अगर आप क्या करोगे? breathe in breathe out करोगे। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे respiratory organs, mechanisms of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitat and level of organization। अब ये क्या है? जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो हैबिटेट पे और एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। हैबिटेट देखो, हैबिटेट पे कैसा? अगर ऑर्गेनिज्म लैंड पे रह रहा है, ठीक है, तो वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करेगा। और अगर ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक है, वाटर में रह रहा है, तो फिर वो किसके थ्रू रेस्पायर करेगा? गिल्स के थ्रू रेस्पायर करेगा। तो इसको बोल, इसकी वजह से कह रहे हैं कि वो हैबिटेट पे डिपेंड करेगा मैकेनिज्म, कि वो किस तरह से रेस्पायर कर रहा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या उसका लेवल सेल्यूलर है या टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल है? क्लियर है, इस चीज पे भी डिपेंड करेगा किस, क्या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्लियर? जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म, ये सब कैसे एक्सचेंज करते हैं CO2? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। वो इनके पास कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन या नहीं होगा या कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा इनके पास जिसके थ्रू ये रेस्पायर करेंगे, लोअर इनवर्टिब्रेट्स। ये अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू, पूरे बॉडी के थ्रू कहीं से भी ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। क्लियर? जो अर्थवॉर्म होगी वो क्या होती है? एनालिड्स। अर्थवॉर्म यूज देयर मोइस्ट क्यूटिकल। मोइस्ट क्यूटिकल माने उनकी थिन जो स्किन होती है वो उसके थ्रू क्या करेंगे? रेस्पायर करेंगे। क्लियर? और जो इंसेक्ट होती है उनके पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती है, ट्रैकिया प्रेजेंट होती है, ट्रैकियल ट्यूब्स, इसके थ्रू वो क्या करेंगे? रेस्पायर करेंगे। ट्रैकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होती है टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। स्पेशल वॉस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। वॉस्कुलराइज्ड मतलब ब्लड सप्लाई होती है, उस स्ट्रक्चर के पास क्या है? ब्लड सप्लाई। Special vascularized structure called gills are used by most of aquatic arthropods। Now aquatic arthropods are crab, prawns, ये सब क्या यूज करेंगी? गिल्स यूज करेंगी।
एंड मोलस्क भी गिल्स यूज करेंगे किसके लिए, रेस्पिरेशन के थ्रू। वेयर एज वॉस्कुलराइज्ड बैक कॉल्ड लंग्स, लंग्स किसके पास होगा, हमारे पास, आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड एनिमल्स हैं वो, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अमंग वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स में जो फिशेज हो गई वो क्या यूज करेंगी, गिल्स यूज करेंगी रेस्पिरेशन के लिए, और रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। Clear? Now, amphibian like frog respire through their moist skin. एम्फीबियंस में अभी क्या कहा हमने, किसके थ्रू रेस्पायर करेंगे, लंग्स के थ्रू। लेकिन कुछ एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग है वो किसके थ्रू रेस्पायर करेंगे, स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करेंगे। कब वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करेंगे, जब वो लैंड पे होंगे या वो हाइबरनेशन में होंगे, उस टाइम पे स्किन के थ्रू रेस्पायर करेंगे। और जब वाटर में, क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। देखो दोनों, इनमें कोई डाउट तो नहीं है, ये क्लियर, ब्रीदिंग और उसमें एक्सचेंज में फिर, और जो जो हमारे वर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स के हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताया किस तरह से वो रेस्पायर करेंगे। अब आ जाओ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ठीक है, हमारे पास एक पेयर है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स का, ओपनिंग अबव द ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स के ऊपर। इट लीड्स टू द नेजल चैम्बर थ्रू नेजल पैसेज। जो आपका ये है नॉस्ट्रल है वो नेजल चैम्बर में खुलेगा, किसके थ्रू, नेजल पैसेज के थ्रू। क्लियर? द नेजल चैम्बर्स ओपन इनटू फेरिंग्स। अब जब जो नेजल चैम्बर है वो किस में, एक फेरिंग्स में खुलेगा। अब फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स एक कॉमन पोर्शन होता है, जो एक कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड और एयर के लिए। कॉमन पैसेज कौन सा है, कौन सा है, फेरिंग। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, देन नेजल पैसेज, देन नेजल चैम्बर। एंड नेजल चैम्बर किस में खुलेगा, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है किसके लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। ओके, नाउ सी द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग रीजन इनटू द ट्रैकिया। अब जो फेरिंग्स है वो ट्रैकिया में खुलेगा किसके थ्रू, लैरिंग्स के थ्रू। किसके थ्रू, लैरिंग्स के थ्रू। अब लैरिंग्स क्या होता है, larynx is a cartilaginous box which helps in sound production and hence called sound box. जो larynx होता है वो एक cartilaginous box है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। और लैरिंक्स कौन से कार्टिलेज से बना हुआ होगा, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज का लैरिंक्स आपका बना हुआ होगा साउंड बॉक्स। ड्यूरिंग swallowing, जब हम खाने को swallow करेंगे या किसी चीज को swallow करेंगे तो क्या होगा, ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप थ्रू एपिग्लॉटिस। जब हम फूड को swallow कर रहे हैं, जब हम फूड को swallow कर रहे हैं तो जो ग्लॉटिस है वो हो जाएगा तुम्हारा ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स। क्लियर है? तो जो ग्लॉटिस है उसके ऊपर एक थिन इलास्टिक कवरिंग होगा जिसे बोलेंगे एपिग्लॉटिस। तो वो ग्लॉटिस को कवर कर देगा ताकि फूड आपके ट्रैकिया में ना जाए या लैरिंग्स में ना जाए। क्लियर हो गया? ट्रैकिया एंड लैरिंग्स आर डिफरेंट थिंग, ओके। ट्रैकिया इज योर विंड पाइप एंड लैरिंग्स इज योर साउंड बॉक्स। तो आपका ट्रैकिया को ग्लॉटिस के ऊपर क्या आ जाएगा, एपिग्लॉटिस। इस तरीके से आपके फूड को ट्रैकिया में नहीं जाने देगा, लैरिंग्स में नहीं जाने देगा। क्लियर हो गया? सो दैट इज योर एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस में आपको डिफ्रेंशिएट करने में, मतलब नेम सेम हो गए तो आप दिक्कत करोगे। कवरिंग क्या है, एपिग्लॉटिस। किसको कवर कर रहा है, ग्लॉटिस को कवर कर रहा है। क्लियर? अब देखो, एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। क्लियर? ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब। अब ट्रैकिया क्या है, स्ट्रेट ट्यूब है, extending up to mid thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra। जो ट्रैकिया है वो कहाँ तक जा रहा है, मिड थोरेसिक कैविटी में, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसके मिड तक जाएगा। और जो T5 है वहां से ट्रैकिया क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वहां से ट्रैकिया क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। किसमें, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। किसमें, ट्रैकिया किसमें डिवाइड हो जाएगा, राइट और लेफ्ट प्राइमरी
ब्रोंकाई में। ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन। अब प्राइमरी ब्रोंकाई क्या करेगा, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई बनेगा, फर्दर आगे डिवाइड होके। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होगा, एंड ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल्स बनेगा। अब जो ब्रोंक्यूल्स है ना वो आपके दो टाइप के होंगे, यहाँ देखो, एक होगा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, एक होगा आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्लियर हो गया, दो टाइप की, एक इनिशियल ब्रोंक्यूल, एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, देखो इतना चीज क्लियर हो गया। T5 पे आके आपका ट्रैकिया डिवाइड हो गया राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में। क्लियर हो गया। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होके सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्लियर। नाउ सी हियर, यहाँ देखो, द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स नहीं, सिर्फ इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के, सिर्फ इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से वो क्या है, सराउंडेड, सपोर्टेड है। टर्मिनल ब्रोंकाई नहीं सपोर्टेड है इन रिंग से। ईच टर्मिनल ब्रोंकाई गिव राइज टू, ठीक है, तो ये कार्टिलेजिनल रिंग से इसलिए सपोर्टेड है ताकि जो ट्रैकिया है वो आपका कोलैप्स ना। क्लियर। Each terminal bronchi give rise to number of very thin irregular walled and vascularized bag structure called alveoli. Alveoli क्या हो गया, thin irregular walled, उनकी जो वॉल है वो इरेगुलर है और वॉस्कुलराइज्ड बैग है, ब्लड सप्लाई है उसमें, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग्स। तो लंग्स में क्या क्या होगा, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। क्लियर। अब देखो, वी हैव टू लंग्स, हमारे पास दो लंग्स होती है, दो लंग्स होगी, ठीक है, एक राइट होगी एक लेफ्ट होगी। अब जो दो लंग्स है दे आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा, डबल लेयर्ड प्लूरा होगा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, ठीक है। तो उस प्लूरा के बीच में क्या होगा, प्लूरल फ्लूइड होगा, अभी बताऊंगी और अच्छे से। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, तो प्लूरल फ्लूइड क्यों है, वो क्या करेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा ऑन द लंग सरफेस। अब देखो, जो हमारी ये लंग्स है ना, जो ये हमारी लंग्स है, देखो, तो ये प्लूरा है, ये इनर प्लूरा हो गई, ये आउटर प्लूरा होगी। क्लियर। अब यहाँ देखो, द आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन इज क्लोज इन कॉन्टैक्ट विद थोरेसिक कैविटी। ये जो बाहर ये पूरी ये क्या है, थोरेसिक कैविटी है। तो जो आउटर प्लूरा है, जो आउटर प्लूरा है वो किसके कांटेक्ट में है, थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में है, ये वाला। और जो इनर प्लूरा है वो किसके कांटेक्ट में है, लंग्स के कांटेक्ट में है। क्लियर। द लाइनिंग वेयर इज इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विद लंग सरफेस। इज दिस क्लियर। द पार्ट स्टैंडिंग विद एक्सटर्नल नॉन, अब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का कंडक्टिंग पार्ट होता है, कंडक्टिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट एंड वेयर एज एल्वियोलाई एंड उसके जो डक्ट्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, एक्सचेंज पार्ट होता है ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो एल्वियोलाई और जो उसके डक्ट्स हैं वो क्या करेंगे, एक्सचेंज पार्ट है, यानी कि ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, वो कहाँ पे होगा, रेस्पिरेटरी पार्ट में होगा, दैट इज एल्वियोलाई एंड इट्स डक्ट्स। लेकिन जो कंडक्टिंग पार्ट है, जहां कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, नॉस्ट्रिल से लेके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या होगा, आपका कंडक्टिंग पार्ट होगा। तो कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई। तो कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम होगा, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको एल्वियोलाई तक पहुंचाना, फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करना, ह्यूमिडिफाई करना, मतलब कि मॉइस्चर ऐड करना, और जो एयर है उसको बॉडी टेम्परेचर पे, उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के तक पे लाना। ये किसका काम है, कंडक्टिंग पार्ट के लिए। और जो एक्सचेंज पार्ट है उसका जो एक्चुअल साइट है वो क्या है, आपका एल्वियोलाई और उसका डक्ट्स। क्लियर। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब डायग्राम देखो यहाँ पे, ये देखो, ये क्या हो गया, एपिग्लॉटिस, ये हो गया आपका लैरिंग्स। क्लियर हो गया। एपिग्लॉटिस क्या है, जो ग्लॉटिस को कवर कर रहा है, फ्लैप, कार्टिलेजिनस फ्लैप। ये आपकी ट्रैकिया हो गई, ये आपकी लैरिंग्स हो गई। अब जो ट्रैकिया है वो T5 के क्या हो, T5 पे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। फिर वो किस में हो जाएगा, टर्शियरी ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स में। ये देखो ब्रोंक्यूल्स, और जो
ठीक है, और जो रिंग्स होती है वो कहाँ तक होती है, इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक, कार्टिलेजनस की जो इनकम्प्लीट रिंग्स होती है, टर्मिनल ब्रोंकियोल में नहीं होगा। और कंडक्टिंग पार्ट टर्मिनल ब्रोंकियल तक कंडक्टिंग पार्ट होगा, एल्वियोलाई और उसके डक्ट आपका एक्सचेंज पार्ट होगा। क्लियर, ये देखो ये इसमें ये प्लूरल फ्लूइड बना है, ये एल्वियोलाई है, वॉस्कुलराइज्ड इररेगुलर बैग्स। क्लियर होगी, इरेगुलर सेल, ये प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई इसकी, ये आपकी ब्रोंकस हो गई, ये रिब्स, ये लंग्स। क्लियर हो गई, राइट और लेफ्ट लंग, और ये आपका डायफ्राम हो गया। Diagram clear? Now next. The lungs is situated in thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber. यानी कि जो lungs है ना वो thoracic airtight chamber मतलब air से भरा हुआ है, like a balloon. Clear? The thoracic chamber is formed dorsally. अब जो thoracic chamber है वो dorsally किससे बना है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली किससे बना है, स्टर्नम से, और लेटरली किससे बना है, रिब्स से, और लोअर साइड में क्या है, डॉम शेप्ड डायफ्राम। क्लियर, जो आपका थोरेसिक चैम्बर है, डॉर्सली फॉर्म्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम एंड लेटरली बाय रिब्स, एंड उसके लोअर साइड में क्या होगा, डायफ्राम। क्लियर, द एनाटॉमिकली सेटअप लंग्स इन थोरेक्स एज सच दैट कोई भी चेंज आपके अगर थोरेसिक कैविटी में होगा ना तो वो चेंज आपके लंग्स में भी होगा, पल्मोनरी कैविटी में भी होगा। इस तरीके से बनाया गया है। क्लियर है, कोई भी चेंज आपके थोरेसिक कैविटी में होगा वो वैसा ये चेंज आपके लंग्स में भी होगा। सच अरेंजमेंट इज एसेंशियल, और ये ब्रीदिंग के लिए एसेंशियल होता है। ठीक है, क्लियर है, तो हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते, इसलिए थोरेसिक वॉल्यूम अल्टर होगा तभी पल्मोनरी वॉल्यूम भी अल्टर होएगा। इतनी चीजें क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। अब ब्रीदिंग के क्या क्या स्टेप होते हैं, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलरी ऑयल एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। अगेन सबसे पहले ब्रीदिंग होगा, क्या करोगे आप, ब्रीदिंग क्या होता है, O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना। क्लियर हो गया, फिर क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। जब आप O2 को इनहेल करोगे तो जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है ना उसमें डिफ्यूजन होगा गैसेस का। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, फिर गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, फिर वो डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। अब ब्लड में आपका O2 और CO2 में, ब्लड और टिश्यू के बीच में आपका O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा। फिर क्या होगा, फाइनली यूटिलाइजेशन हो जाएगा O2 का बाय सेल, जिसे कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, एंड रिजल्ट CO2 क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। सबसे पहले आप इनहेल करोगे O2 को, फिर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू O2 और CO2 का, फिर गैसेस का ट्रांसपोर्ट होएगा ब्लड में, और ब्लड और टिश्यू के बीच में CO2 और O2 का एक्सचेंज होगा। फिर एट द एंड जो O2 है वो सेल्स यूटिलाइज करेंगी और रेस्पायर करेंगी, और CO2 को आप रिलीज आउट करोगे। ये आपके रेस्पिरेशन के स्टेप्स है। क्लियर, अब देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब इसमें क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, सबसे पहले आप ये समझो, एक होता है आपका इंस्पिरेशन, एक होता है आपका एक्सपायरेशन, है ना। देखो जो वॉल्यूम होता है ना वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, बॉयल्स लॉ के थ्रू। वी नो अबाउट दिस, वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इंस्पिरेशन में ना आपका जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है ना वो कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इस चीज को आप देखो, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा किसमें, इंस्पिरेशन के टाइम पे, और यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है, अभी पढ़ते हैं। देखो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, एक हो गया इंस्पिरेशन, एक हो गया एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एंड एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। क्लियर, the movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between lungs and atmosphere। अब जो इसका मूवमेंट है
किसका? एयर का, लंग्स के अंदर आना और बाहर जाना। तो ये किसके थ्रू होता है? एक प्रेशर ग्रेडियंट, एक डिफरेंस आ जाएगा प्रेशर के बीच में। किस किस के प्रेशर के बीच में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लंग के प्रेशर के बीच में। इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा आपका 760 और लंग्स में जब आपका प्रेशर कम होगा, यानी कि 760 से कम होगा, मान लो 758 होता है, ठीक है, तो कम होगा, तभी आपका क्या होगा? इंस्पिरेशन होगा। क्लियर? तो इसलिए ये कम है तो इसको क्या बोल दिया? नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली एक्सपायरेशन कब होगा? यहाँ पे तो इंस्पिरेशन हो गया, और एक्सपायरेशन कब होगा? जब इससे ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब आपका एक्सपायरेशन होगा। क्लियर? The diaphragm and a specialized set of muscle, external and internal intercostal muscle between the ribs help in generation of such gradient. Ribs के बीच में कुछ muscles होते हैं जिनको कहते हैं external या फिर internal intercostal muscles, वो और diaphragm help करेगा किसमें? प्रेशर ग्रेडियंट को बनाने में। क्लियर हो गया? Inspiration is initiated by contraction of diaphragm which increase the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis. सुनो, जो इंस्पिरेशन होता है ना, वो कैसा होता है? जब आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप इंस्पायर करके देखो, ऐसे इंस्पायर करोगे तो क्या होगा? आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और इंटीरियर या पोस्टीरियर एक्सिस में आपका थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा? थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स और स्टर्नम को, यहाँ देखो, जो रिब्स और स्टर्नम है वो इंक्रीज करेगा वॉल्यूम को किस में? थोरेसिक डोर्सोवेंट्रली। डायफ्राम ने थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज करा किस में? एंटीरियर और पोस्टीरियरली। और स्टर्नम और रिब्स ने किस में इंक्रीज करा? डोर्सोवेंट्रली। तो ओवरऑल क्या हुआ? थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब जब ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डायरेक्टली आप इनडायरेक्टली आपका पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। किसका? इंटरपल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू ज्यादा है वो, तो एयर किस तरह? O2 कहाँ आएगा? अंदर। O2 कहाँ आएगा? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, इंस्पिरेशन। क्लियर हो गया? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन या फिर गैस आपके अंदर आ जाएगी। क्लियर हो गई इतनी चीजें? The overall increase in thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume. An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. और इसको बोलेंगे हम inspiration। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एक्सपायरेशन में क्या होगा? जब आपका डायफ्राम रिलैक्स होगा, ये याद रखना, इंस्पिरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपायरेशन में डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स हो जाएगा तो जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल है वो वापस अपने जगह पर आ जाएंगे, स्टर्नम नॉर्मल पोजीशन पे, ठीक है, एंड रिड्यूसेस द थोरेसिक वॉल्यूम। अब क्या हो जाएगा? थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब जब वॉल्यूम कम हो गया तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर ज्यादा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, तो एयर कहाँ जाएगा? अंदर से बाहर की तरफ। इसको बोलेंगे हम एक्सपायरेशन। दिस लेड टू इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, causing the expulsion of air from lungs. This is called expiration. We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle in abdomen. हम अपने जो ये है एक्सपायरेशन और इंस्पिरेशन को हम फोर्सफुली भी इसको क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ को एब्डोमिनल मसल्स के थ्रू। क्लियर हो गया? ऑन एन एवरेज एक जो हेल्दी ह्यूमन होता है वो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट क्या करेगा? रेस्पायर करेगा। 12 to 16 पर मिनट। क्लियर? द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम वॉल्यूम, एयर ऑफ वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं? एस्टिमेट, उसका एस्टिमेशन कर सकते हैं स्पायरोमीटर के थ्रू। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्लियर है? ये देखो यहाँ पे डायग्राम में, ये देखो
यहाँ ये क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन हो रहा है, रिब्स और स्टर्नम रेज हो गए, डायफ्राम देखो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना, और वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो एयर क्या होगी, अंदर आ गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब यहाँ पे दोबारा अपने उस पे आ गई, ये स्ट्रेट हो गई डायफ्राम, देखो यहाँ पे फिर से डोम शेप्ड हो गई, तो ये सब अपने अपने प्लेसेस पे आ गई, तो क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, प्रेशर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो ये एक्सपेल्ड आउट हो गई एयर। ये आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ये देखो कितना कितना हम एयर इंस्पायर एक्सपायर, कितना वॉल्यूम एक्सपायर इंस्पायर कर सकते हैं, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हो गया। और कैपेसिटीज क्या हो गया, इन सब का एडिशन, वॉल्यूम्स का एडिशन करके हम कैपेसिटीज निकालते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, देखो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब हम नॉर्मली रेस्पायर कर रहे हैं, या तो हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं या हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। बिल्कुल नॉर्मली ये होता है 500 ml। कितना होता है, 500 ml होता है। अब ये देखो एक हेल्दी मैन है, वो इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है अप्रोक्सीमेटली 6000 टू 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट। क्लियर हो गया? आप इसको 12 से 16 टाइम्स हम रेस्पायर कर सकते हैं, तो इससे इसको क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका यही आ जाएगा। क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर? चलो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या हो गया, जो नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। अगर आप फोर्सफुल इंस्पायर कर रहे हो, नॉर्मली इंस्पायर करा तो 500, अगर आपने फोर्सफुली इंस्पायर करा तो उसको बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो होता है आपका 2500 ml से 3000 ml तक। क्लियर? और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा, अगर तुम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर रहे हो, फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हो, तो ऑन एन एवरेज 1000 से 1100 ml आप फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो। दीज आर योर टाइडल वॉल्यूम्स, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है? इतना आप रिजर्व कर सकते हो, वॉल्यूम को इंस्पायर कर सकते हो या एक्सपायर कर सकते हो फोर्सफुली। Now what is residual volume? Volume of air remaining in the lungs even after forceful expiration। अब आपने forceful expire भी कर दिया, फिर भी लंग्स में कुछ ना कुछ वॉल्यूम बचा रहेगा लंग्स के अंदर, उसको बोलेंगे हम रेजिडुअल वॉल्यूम। कितना बचा रहेगा, 1100 से 1200 ml तक। क्लियर हो गया? फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में बचा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो यहां तक हो गई आपकी वॉल्यूम्स की बात। अब हम कैपेसिटीज की बात करेंगे। बाय एडिंग अप फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिस्क्राइब अबव, वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज। क्लियर हो गया? विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस करने में ये चीजें हेल्प करती है। अब यहाँ देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, जितना एक पर्सन इंस्पायर कर सकते हैं एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कि कितना वॉल्यूम वो इंस्पायर कर सकता है, कितना वॉल्यूम वो इंस्पायर कर सकता है एक नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो कितना टाइडल वॉल्यूम हम नॉर्मली इंस्पायर कर सकते हैं और आईआरवी हम फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो गई आपकी, टीवी प्लस आईआरवी। क्लियर? एक्सपायरेटरी देखो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। अब क्या करोगे, आपने नॉर्मली इंस्पायर किया, अब आप कितना एक्सपायर कर सकते हो, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर कर सकते हो, वो तो नॉर्मली भी हो जाता है, और फोर्सफुली एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप एक्सपायर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्लियर हो गया? अब देखो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था, रेजिडुअल वॉल्यूम वो था जब आप बिल्कुल फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद आपके लंग्स में कितना बच रहा है, वो क्या था, रेजिडुअल वॉल्यूम। लेकिन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपके जो लंग्स है उसमें कितना एयर बच रहा है, तो कितना बचेगा, आरवी जो
बचता ये होता है लंग्स में एक्सपायरेशन के बाद भी फोर्सफुल, और फोर्सफुल वाला तो हमने एक्सपायर करा ही नहीं, सिर्फ टीवी नॉर्मल एक्सपायरेशन करा, तो ईआरवी और आरवी आपका लंग्स में बचा है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्लियर? नाउ व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। अब वो कितना ब्रीद कर सकता है, ठीक है। दिस इंक्लूड्स ERV, TB और IRV, और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। एक फोर्स्ड इंस्पायर करके आपने क्या क्या लिया, पहले आपने नॉर्मल इंस्पायरेशन करा, टीवी लंग्स के अंदर लिया, फिर आपने फोर्सफुल इंस्पायरेशन करा, IRV आपने लंग्स के अंदर लिया, फिर आपने अब आप कितना उसे बाहर एक्सपायर करोगे, तो टीवी जो अंदर लिया वो एक्सपायर करोगे, IRV जो फोर्सफुली इनसाइड लिया वो एक्सपायर करोगे, और ERV वो तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है, वो एक्सपायर करोगे आप बाहर। Vital capacity clear? The maximum volume of air of a person can breathe in after a forced expiration. This includes IRV, TB, I and ERV. क्लियर? नाउ टोटल लंग कैपेसिटी कि जो लंग्स है वो टोटल मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स अकोमोडेटेड, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। आपने फोर्स इंस्पायर करा तो अब लंग्स कितना वॉल्यूम अपने अंदर रख सकता है, रेजिडुअल वॉल्यूम तो वो रखेगा ही, ऑफ कोर्स लंग्स में रहता है। ईआरवी जो फोर्स एक्सपायर करोगे वो भी अंदर है, टीवी आपने इंस्पायर करा है, और फोर्सफुल इंस्पिरेशन तो आपने करा ही है, तो ये चारों क्या है आपकी टोटल लंग कैपेसिटी है। क्लियर?